हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अब चैप्टर 8। और इस चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे सर क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, बहुत ही इंटरेस्टेड सा ये चीज़ है। इसमें हम बेसिकली ये जो आपका ये जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है ना, इस फर्स्ट लेक्चर में आप केवल और केवल कहानी की तरह आपको इसको सुनना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या चीज़ हुआ, क्या चीज़ नहीं हुआ, आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे नहीं आया, तो हम इनके बारे में केवल और केवल डिस्कशन करने वाले हैं, ऐसा एक इंट्रोडक्शन की तरह। देखो बहुत मजा ही आने वाला है ना ये चैप्टर, आपको ये जो पर्टिकुलर इस चैप्टर का ये जो वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। मेरी बात ध्यान समझो। तो अब हमें यहाँ से ये समझना है कि सर ये आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम ईएम वेव के नाम से जानते हैं, सर ये है क्या चीज़। तो पहली चीज़ देख लो, समझ लो इस चीज़ को कि आप अभी जिस मोबाइल से आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, वो हमारी एक ईएम वेव है, समझ रहे हो। या फिर आपकी जो गामा रेज होती है, एक्सरे होती है, या फिर आपकी जो भी विजिबल लाइट होती है ना, जिसको आप वेबग्योर के नाम से जानते हो, वो भी आपकी एक ईएम वेव है। या फिर आप जो रेडियो पे, पहले आप लोग तो नहीं सुने होंगे, हम लोग सुने थे। हम सर बहुत, तो आप तो सर मतलब बहुत पुराने, हाँ भाई बहुत पुराने, ठीक। वैम्पायर है, नहीं जाने दो। तो हमने कहा सर कि हम जो रेडियो पे हम जो पहले जो सुनते थे, मतलब अभी भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है, जो एफएम आते हैं ना वो, या फिर आप जो अभी टीवी देखते हो, समझ रहे हो। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें आप अपने अगल बगल जो देख पा रहे हो, जो हमारी जो रडार होती है, वो सारी की सारी हमारी क्या होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये बात आपको इतनी बात समझ में आई है ना, कि मतलब यहाँ से हमें सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अच्छा, ये सब सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप जो फ़ोन से, जिस फ़ोन से आप बात कर पा रहे हो अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से, वो सारी की सारी हमारी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब इसका सर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, देखो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, सुनना, ठीक है, पूरा सुनना, मजा आएगा। तो आखिर सर इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। देखो इसका कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे एक बहुत ही बड़े, मतलब कह सकते हैं कि मतलब उनका पोजीशन कुछ ऐसा है ना मैथमेटिक्स में, काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन थे वो, जिनका नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क कह लो या क्लर्क कह लो, क्लर्क वो बैंक में काम करते इसलिए उनका नाम क्लर्क था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी अगर उनको बुरा लगा हो तो। उनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो लगभग ये बात है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1867 या 1868 की आसपास लगभग ये बात है, उन्होंने ये टर्म यूज़ किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कैसे किया, तो थोड़ा सा इसको हम लोग पहले समझते हैं। देखो ये चीज़ बहुत पहले ही डिस्कवर हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। आप याद करोगे थोड़ा सा कि मैंने आपको बताया था, चलो ठीक है, फिलहाल हम अभी यहाँ से देखते हैं। देखो हम बात करते अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कौन सा हमारा एक टॉपिक था, जहाँ से हमें ये पता चला था कि हमारी, अगर हम किसी वायर में अगर हम एक करंट अगर फ्लो कराते हैं, तो उस वायर के चारों तरफ क्या क्रिएट होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये कौन बताया था सर, ये बताया था ऑर्स्टेड, OERS। ऑर्स्टेड ने यही तो बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने ये पढ़ा था ना कि सर ऑर्स्टेड ने ये बताया था कि अगर कोई वायर है और वायर में अगर हमारी क्या हो रही है, एक करंट अगर फ्लो हो रही है, तो उस वायर के चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक। अब ऑर्स्टेड ने तो ये बता दिया है ना। फिर इसके बाद आए कौन, माइकल फैराडे। फिर हमने उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद आया, जिसको हम लोग ने कहा था सर EMI। तो EMI में सर हमें ये, अरे वो फोन वाला EMI नहीं कि, हाँ सर नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो EMI पे हमने जब पढ़ा, तो सर हमारे एक और हमारे साइंटिस्ट हैं, माइकल फैराडे, क्या नाम था उनका, माइकल, स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लेना, CHAEL होगा शायद, फैराडे, ओके। तो माइकल फैराडे आए और उन्होंने बताया कि अगर सर ऐसा है, तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करें, तो क्या हमारी क्रिएट होगी, हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें देखें, मोटर चलाना सीखे, जनरेटर चलाना सीखे, ट्रांसफार्मर बनाना सीखें। ये सब किसकी देन थी हमारी सर, माइकल फैराडे की देन थी। वो बात है कि वो एक दूर की बात सोच रहे थे। ये देखो यार, जितने भी साइंटिस्ट ना, सब एकदम दूरदर्शी थे, मस्त एकदम बढ़िया वाले। ठीक है, फिलहाल आते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो माइकल फैराडे ने क्या कहा कि, माइकल फैराडे ने सर ये कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद, चेंजिंग कर लेना, चेंजिंग विद टाइम, अगर हम उसको टाइम के साथ क्या करें, चेंज करें, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताया सर माइकल फैराडे ने, इलेक्ट्रिक फील्ड। मजा आ गया। फिर इसके बेसिस बहुत सारी चीज़ें जो है अभी मतलब उनके जाने के बाद, मतलब उनके डाइड होने के बाद बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के थ्योरम पर बनाई गई है ना। तो ये कौन बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था कि हाँ भाई, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करते हैं, तो उसके थ्रू
क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो यहां तक ये कहानी ठीक थी। ओके, नाउ अब फिर एक और साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोग ग्रेट मैथमेटिशियन बोलते हैं, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, JMES, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, जेम्स क्लार्क, CLERK कर लो, मैक्सवेल, ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है। इन्होंने देखो क्या गजब की बात बताई, इन्होंने जस्ट इसका अपोजिट सोचा और ऑर्स्टेड ने जो बताया जस्ट उसका अपोजिट सोचा। इन्होंने ये कहा कि क्या इसका कन्वर्स भी सही है, मतलब क्या हम इसका कन्वर्स भी ले सकते हैं, समझ रहे हो, मतलब इन्होंने ये कहा कि क्या इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ये सोचे, है ना। देखो इन्होंने हेल्प लिया नेचर का। नेचर का मतलब सर कैसे, नेचर का सर क्या हेल्प लेंगे। देखो हम ये बात बहुत पहले से ही मतलब हमने ये चीज़ सीखी है कि इवन हमने नहीं सीखी है, मतलब ये चीज़ें हमें शायद पता होनी चाहिए, है ना, कि नेचर हमें जो है सही मायने में हमें डिस्कवरी करना सिखाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर नेचुरल तरीके से सोचो, नेचुरल तरीके का कहने का मतलब कि जो नेचर में जो चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे ये कहा जाता है कि नेचर हमेशा अपनी सिमेट्री ढूंढता है। मतलब सिमेट्री ढूंढने का मतलब जैसे क्या है, जैसे न्यूटन ने क्या कहा था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, उनके जो थर्ड लॉ थे। तो मतलब क्या है इसका कि भाई अगर आप एक्शन करोगे तो आपको रिएक्शन मिलेगा, या फिर आप अगर रिएक्शन करोगे तो आपको बदले में एक रिएक्शन मिलेगा, मतलब थापड़ किसी को मारोगे तो आपको बदले में छप्पड़ मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। दैट मीन्स यही सिमेट्री है, समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो तो उस चीज़ से उन्होंने क्या सीखा कि सर माइकल फैराडे ने जो कहा, ऑर्स्टेड ने जो कहा, तो अगर हम इसका जस्ट उल्टा कर दें, मतलब कि अगर हम करंट में अगर वेरिएशन कराएं और मैग्नेटिक हाँ, और अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट इसका उल्टा करें हम, कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम वेरिएशन कराते हैं विद टाइम, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन कराते हैं विद टाइम, तो क्या हम इसके थ्रू हम एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जस्ट इसका उन्होंने उल्टा सोचा, समझ लो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि इसको ऐसे समझ लो, देखो इन्होंने ये कहा कि हम क्या हो कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करें और हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज करें तो क्या हम एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये थ्योरी उन्होंने सोचा कि मतलब जो नेचर है वो जस्ट अपनी सिमेट्री खोजती है, तो भाई अगर ये ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड। बात समझो, देखो इवन ये किसी भी साइंटिस्ट के लिए, मतलब आप खुद सोचो ऐसा, मतलब क्या आप ऐसा सोच रहे थे, खुद सोचो, आप अपने आप को उस इरा में रख करके सोचो, मतलब कि जिस ये लगभग थे 1800 के आसपास की जो हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे, क्या ये ऐसा, अच्छा फिर यही अगर सोचना होता, अगर ऐसा ही सोचना होता तो फिर जो हमारे न्यूटन है वो क्यों नहीं सोच पाए। न्यूटन और जब न्यूटन का जब इरा था, ये थोड़ा सा न्यूटन का जब इरा था, और न्यूटन में और एक हमारे पास उस समय के एक और ग्रेट साइंटिस्ट थे हाइगेंस। आपने अभी हम ये चीज अभी आगे बढ़ेंगे ना, तो उनमें हाइगेंस में, ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना, हाइगेंस में, न्यूटन एंड हाइगेंस में, मतलब एक बहुत बड़ा मतलब वो हो रहा था, वॉर हो रहा था, वॉर मतलब वो लड़ाई वड़ाई वाला नहीं, मतलब न्यूटन कह रहे थे कि नहीं सर हमारी जो लाइट है एज अ एक पार्टिकल है, लाइट हमारी क्या है, पार्टिकल है ना। ये अभी हम पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है, हम इनकी लड़ाई देखेंगे। और हाइगेंस थे, इन्होंने कहा कि नहीं सर हमारी जो ये जो हमारी लाइट है वो हमारी एज अ एक वेव है। बट न्यूटन इतने ज्यादा मतलब क्या कहा जाता है कि न्यूटन की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी उस टाइम में कि इनकी थ्योरी एकदम सिरे से ही निकाल दी गई थी। लेकिन न्यूटन को भी लगता था कि नहीं कहीं ना कहीं तो हम गलत हैं समझ रहे हो, न्यूटन को भी लगता था, मतलब ये रॉयल सोसाइटी के तो मेंबर थे ना, इनकी पोजीशन थोड़ी रॉयल सोसाइटी में हाई थी। सब सारी चीजें बुक्स में है, मतलब बुक्स में नहीं है, आप अगर सर्च करोगे नेट पे ना तो आपको बहुत मतलब एक मजेदार स्टोरी आपको मिलेगी। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं अपने इस वाले टॉपिक पर। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये कहा कि ठीक है सर ऐसा भी हो सकता है। अच्छा देखो सबसे मजे की बात क्या है कि केवल ऐसा नहीं है कि ईएम वेव को डिस्कवर करने में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का बहुत बड़ा रोल है, नहीं, यही तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। देखो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल मार्क्स नहीं आते, मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते। सिंपल आपसे एक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका जो ये स्पेक्ट्रम है वो पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका हम आपको बता देंगे, याद करने का टेंशन नहीं लेना है, बट फील करो मजा आएगा, इस चैप्टर को पढ़ करके मजा आएगा, आपको थोड़ी सी चीजें जानने को मिलेंगी। हाँ सर अच्छा ऐसा भी हुआ था, लोग ऐसे ऐसे भी थे। तो आप केवल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को ईएम वेव की डिस्कवरी का श्रेय नहीं दे सकते, है ना। इन्होंने केवल प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा हो सकता है,
बट ये अच्छा, ये इतने बड़े मतलब मैथमेटिशियन थे, मतलब इनके टीचर भी इनसे जो है मतलब इनकी हमेशा प्रेज करते थे इनके पेरेंट्स से कि मतलब 14 ईयर्स के एज में मतलब ये पूरा का पूरा कैलकुलस सीख चुके थे, सारी चीज़ें, मतलब बड़े गजब के ये मैथमेटिशियन थे। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन और आइंस्टाइन के बाद तीसरा नंबर इन्हीं का है, मतलब पहले ये पहले आए हैं ना, ऑब्वियस ही बात है, ये आइंस्टीन के पहले ही रहे होंगे। आइंस्टीन तो अभी लगभग 1900 के आसपास की कहानी है आइंस्टाइन की। तो अगर ग्रेट मैथमेटिशियन में अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो हम बात करेंगे न्यूटन की, और ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की, और आइंस्टाइन की बात करेंगे। तो बड़े गजब किए थे। तो इन्हीं के बेसिस पर, यानी कि ये हमारा जो चैप्टर है, इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या, ये मैक्सवेल का हमारा जो 4 इक्वेशन है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने दिया। तो ये केवल इनकी एक थ्योरी थी, है ना, पूरी तरीके से एकदम थ्योरेटिकल थी, ये कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किए। ऑब्वियस बात है सर, ये मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने मैथमेटिक्स के बल पर ये बताया कि नहीं नहीं, हम जो है, और ये प्रूव भी किया केवल थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली नहीं। वो तो फिर बाद में हमारे वो आए, हेनरी का है ना, तो वो सब सारी चीज़ें फिर आगे हम देखेंगे। तो अभी हम केवल इनकी बात करें, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो कहने का क्या सीन है कि भाई इसके पहले भी तो हमारी भाई न्यूटन्स थे, तो न्यूटन्स ने भी क्या किया था, न्यूटन्स ने तो बहुत पहले लगभग 1600 के आसपास ही उन्होंने बता दिया था कि हमारी ये जो विजिबल लाइट है, वेव गियर वाली है ना, आपने जो पढ़ा है क्लास 10 में, आपने जो पढ़ा होगा, उन्होंने ये बता दिया था। लेकिन वो केवल एज अ, अभी यहां से देखो, ईएम वेव का भी कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं दिया था, समझ रहे हो, ईएम वेव का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं। देखो ईएम वेव का मतलब क्या है कि जिसमें मतलब है एक हमारी ऐसी वेव जिसमें हमारी साथ साथ, मतलब कहने का सीन क्या है कि एक हमारी ऐसी वेव हो जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। सिंपल ईएम वेव का अगर हम आपको मतलब बताएं अगर एक वर्ड्स में, तो एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो ये चीज़ है, वही हम लोग इसको दूसरे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। फिलहाल समझो तो सिंपल, बहुत यार देखो ज़्यादा डरने की बात नहीं सर। ईएमएफ मतलब सिंपल, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, एक ऐसा वेव, वेव तो आप जानते हो, वेव ये होता है ना। तो ये मान लो आपकी ये जो वेव है, ये मान लो ये आपने कहा सर, ये मान लो हमारी एक ये इलेक्ट्रिक वाली फील्ड शो कर रही होगी। हम इसी में एक और फील्ड बनाएंगे जो कि कैसे हो, जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फिलहाल ये सब बातें अभी हम नहीं करनी, हमें एक सिंपल सा एक ओवरव्यू देखना है कि आखिर उसमें चल क्या रहा था, साइंटिस्ट के दिमाग में लोग कैसे कैसे क्या चीजें डिस्कवर की। और देखो इंपॉर्टेंट भी है, इसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि कैसी कैसी रे वेव जो है, रे हमारी को कौन कौन सा रे को कब कैसे डिस्कवर हो, ये भी सारी चीजें हम बड़े इजीली तरीके से देखेंगे। ओके देखो ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो रही, पता नहीं क्यों, हो टाइम की कमी शायद। चलो अच्छा आराम से देखो करते हैं। तो फिलहाल अब ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, है ना। तो इन्होंने, अब देखो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने सबसे पहला काम अपने जो है एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपने मैथमेटिकल प्रूफ के बेसिस पर यह कहा कि सर जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है। बात को ध्यान समझो, उन्होंने कहा सर कि ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, ये इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब गलत नहीं होता, अब इनकंसिस्टेंट का मतलब देखो समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या है भाई, हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है। समझो कहानी समझो, केवल इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब रॉन्ग नहीं होता, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नॉन कंपैटिबल। क्या होता है सर, नॉन कॉम्पैटिबल। फिलहाल अभी हम सब ये क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, अभी हम उसके इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, सब छोड़ो, अभी सब इतना आपको नहीं सोचना, बस सिंपल आप कहानी समझो ना। उन्होंने कहा कि सर ये तो नॉन कंपैटिबल है। नॉन कंपैटिबल का मतलब है कि हम वहां से हम उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते। देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपसे कहें कि आपके पास मान लो 2 इक्वेशन है, सपोज करते हैं कि x प्लस, सपोज कर लिया कि x प्लस समथिंग कुछ भी मान लो हमने कर दिया, x प्लस 4 इज इक्वल टू, मान लो हमने कर दिया सर 3 कर दिया, और हमने बोल दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू मान लो 6 है। तो हम कहें कि आप यहाँ से चलो x की वैल्यू बताओ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू बताओ। तो क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं सॉल्व कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मान लो अगर ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस बात है, आप इसको अगर ऐड करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस में ये माइनस में आ जाएगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सर इनकंसिस्टेंट, जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा था, जिसमें हम x की वैल्यू ना निकाल पाए। तो उन्होंने कहा सर ये ऐसा है। तो इसी चीज को उन्होंने इम्प्रूव करके उन्होंने 4 इक्वेशन दिए,
है ना। 4 इक्वेशन दिया और उन्हीं 4 इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। और ये चीजें हम लोग अभी फिलहाल दूसरे वीडियो में बात करेंगे, अभी हम लोग इसमें कुछ इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग ये कहानी थोड़ी सी समझ रहे हैं ना कि आखिर एग्जैक्टली सर चल क्या रहा था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के दिमाग में। अच्छा, ये फिर से हम ये चीज फिर से कहेंगे कि ये उनकी थ्योरी पूरी की पूरी एकदम थ्योरेटिकल थी, समझ रहे हो, पूरी की पूरी क्या थी, थ्योरेटिकल थी। बस उन्होंने इतना ही बताया था कि अगर हम एक मतलब कहने का सीन क्या है कि हमारी जो एक ऐसी वेव होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। कैसे प्रोपोगेट करेगा, एज अ ट्रांसवर्स वेव की तरह। जैसे आपने वेव पढ़े ना, आपने वेव पढ़े हैं, एक हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव हमारे कैसे चलते हैं, ट्रांसवर्स वेव हमारे ऐसे चलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव की तरह क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। ट्रांसवर्स वेव जैसे होता है ना, ट्रांसवर्स वेव आप समझते हैं ना, 2 तरीके के हमारे वेव होते हैं। कौन से, एक हमारा ट्रांसवर्स वेव और एक दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वाले की कॉन्सेप्ट क्या होती थी, ये ऐसे स्प्रिंग होता था, है ना। स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के छोड़ दो तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्या करेगा, ये हमारा मूव करेगा। तो इसको हम लोग कहते थे क्या सर, लॉन्गिट्यूडनल है। ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स है, मतलब कि ऐसे इस तरीके से। अरे बस में यही तो चीज़ें हमने पढ़ी थी ना क्लास 10 वगैरह में, सब सारी क्लास 11 में हमने ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कैसे मूव करती है, ट्रांसवर्सल वेव की तरह। और इसमें हम एक और अपना कंपोनेंट बनाएंगे जो कि हमारा मैग्नेटिक वेव का होगा, या फिर ठीक है, ये दो इस तरीके से, है ना फिलहाल। अच्छा, एक बात और उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, इसकी स्पीड जो होगी ना, वो हमारी लाइट की स्पीड के बराबर होगी। देखो वेव और उसको तो अभी छोड़ दो, अभी तो हम फिलहाल वो अब हम लोग वेव वाले ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि सर वेव और ये सब। फिलहाल अभी आते हैं हम इस वाले कॉन्सेप्ट पर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात कर रहे हैं ना। तो इन्होंने ऐसा तो बता दिया, लेकिन ये इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए। ऑब्वियसली बात है सर, ये मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन थे, तो ठीक है ना। इन्होंने अपने मैथमेटिक्स की बेस पे कहा कि ऐसी हमारे पास कोई एक वेव होनी चाहिए, ऐसी एक वेव। देखो अब इनको आइडिया कहां से आया, अभी हम ये भी देखेंगे। तो ऐसी कोई एक वेव होनी चाहिए, है ना, ये हुई बात। अच्छा, इन्होंने फिर एक और बड़ी बात बताई इनके सोर्स की, कि सर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए सर हमें किस टाइप का, मतलब हमारा जो सोर्स होना चाहिए, जो लाइट का जो सोर्स होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं सोर्स की बात करते हैं, सोर्स ऑफ ईएम वेव। कि सर सोर्स कैसा होना चाहिए, क्या कोई भी हमारी जो एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल होगी, तो क्या वो हम एज अ उसको एक ईएम वेव की तरह मान सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अब ये बात ध्यान से दो, यहाँ पे एकदम बात ध्यान से देखना। अगर साइंटिस्ट अगर बहुत पहले अगर ये चीज सोचे होते ना, तो ये चीज बहुत पहले ही डिस्कवर हो जाती। क्या आपने, जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर ऑफ मतलब फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है ना, तो हमने आपको बताया था कि हमारी जो स्टेशनरी जो चार्ज होती है, स्टेशनरी चार्ज, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज वो क्या हमारी प्रोड्यूस करती है, जिसको हम स्टेशनरी चार्ज की वजह से हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ने बहुत बड़ा ही चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने पढ़ा था, बताओ। फिर हमने कहा कि सर क्या हो अगर सर हमारी चार्ज अगर मूव करने लगे, चार्ज इन मोशन की हमने बात करी थी। जब हमारा चार्ज जब क्या करने लगे, मूव करने लगे, तो चार्ज जब मूव करने लगेगा तो हमने सर कहा था क्या हमारा प्रोड्यूस होगा, एक मैग्नेटिक, दैट मीन्स चार्ज जब मोशन करने लगेगा तो क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट के थ्रू बच्चे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें एक मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो सेम वही चीज हम फिर से आ गए अपने उसी टॉपिक पर जहां से हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपसे बताया था ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फर्दर आने वाले चैप्टर्स में। आपको अगर पता होगा, आपने अगर फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा, मेरा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, तो चार्ज इन मोशन है तो क्या होगा भाई, करंट प्रोड्यूस हो भाई। ऑब्वियसली बात है, चार्ज अगर मूव किया तो करंट प्रोड्यूस होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है क्या हुआ सर, क्रिएट हुआ। तो देखो मोशन में यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमारी अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने चार्ज का जो भी मोशन कराया सर, वो अभी हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन था। मजे की बात ये समझ लो, यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन थी। कैसी मोशन थी सर, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक जैसी, मतलब हर जगह एक, है ना, यूनिफॉर्म मोशन थी, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा था, टाइम के साथ कोई वेरी नहीं हो रहा था। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होना चाहिए,
हमने ये देखा कि सर ना तो हमारी जो स्टैटिक जो चार्ज यानी कि जो चार्ज जो रेस्ट में है वो भी हमारी ईएम वेव क्रिएट नहीं कर पा रही है, जो चार्ज हमारी मोशन कर रही है और मोशन कैसे कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, वो भी हमारी जो है ईएम वेव क्रिएट नहीं कर पा रही है। तो मैंने आपको ये भी बताया था उस चीज़ में, हमने वहां पर वही चीज़ हमने देख लिया था कि चार्ज तो होना चाहिए लेकिन वो कैसे होना चाहिए, वो चार्ज हमारी कैसे होना चाहिए, एसिलरेटिंग मतलब एसिलरेट मोशन में होना चाहिए, है ना। तो हमने कहा सर, तो मैक्सवेल नहीं बताया कि एन एसिलरेटिंग चार्ज, ACCLE, accelerating charge, an accelerating charge produce EM wave। क्या गजब की उन्होंने बात बताई, मतलब देख रहे हो कहां से कहां फिजिक्स देखो कैसे चल रहा है। पहले लोग बात करते थे स्टैटिक चार्ज की, है ना, स्टैटिक चार्ज की, जो हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स वाला हमने जो पोर्शन पढ़ा, स्टैटिक चार्ज की बात करी। फिर हमने कहा कि नहीं नहीं सर, अब चार्ज को थोड़ा सा चला, साइंटिस्ट ने कहा चलो ठीक है बहुत तुम रेस्ट में रह लिए, अब थोड़ा सा चल लो तो सर क्या क्रिएट हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर लोग सोचते क्या, साइंटिस्ट सोचते क्या, फिर अच्छा उन्होंने कहा अच्छा सर करंट प्रोड्यूस हुआ तो करंट मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी क्या होगी, मतलब कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो कि फैराडे ने बताया था। फिर अब आएंगे मैक्सवेल, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने ये सब कर लिया, अब मेरी बारी सोचने की। अब उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो, इस चार्ज को क्या करो, एसिलरेट करो। एसिलरेट मतलब जैसे गाड़ी एसिलरेट करती है ना, तो उसकी हमेशा जो मोशन है वो हमेशा क्या होती है, वैरी करती है। एसिलरेटर का मतलब समझते हो ना, जैसे चलाए होगे भाई आप लोग हो बच्चे, अगर तो कोई बच्ची जो स्कूटी चलाई होंगी, ये सब सारी चीज़ें सब समझ रहे हो, आपकी गाड़ी में किसी बैठे हुए तो एसिलरेट होता है तो क्या होता है, दैट मीन्स। तो ये बात उन्होंने बड़ी मजे की बात बताई, क्या कि अगर हमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हमें क्रिएट करना है तो चार्ज को हमें एसिलरेटिंग मोशन में रखना पड़ेगा। देखो चलो ना बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ईएम वेव्स की। मतलब ईएम वेव्स, हमने सर यहाँ पर ईएम वेव्स लिखा है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ईएम वेव नहीं, बहुत सारे ईएम वेव्स होते हैं। कुछ को हम देख पाते हैं, कुछ को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि हमने कहा सर रेडियो वेव, समझ रहे हो, है ना, माइक्रोवेव, तो इन सब वेव्स को हम नहीं देख पाते हैं। या फिर हमने कहा सर विजिबल हमारी जो रे हमारी जो होती है, जो हमारा विब गियर जो आपने क्लास 10 पढ़ा था, तो उन सबको हम देख पाते हैं, तो वो भी हमारी ईएम वेव्स में ही आती हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ना कि क्या हम सारा का सारा श्रेय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सारा का सारा जो श्रेय है, श्रेय को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, मतलब क्या बोल दिया जाए इससे, क्या श्रेय को आप मेरे को बताओगे कमेंट करके, सर श्रेय को इंग्लिश में क्या, वो श्रेया वाला नहीं, अरे वो लड़की वाला नाम मत लेना भाई, श्रेय कह रहे हैं सर, श्रेय मतलब शाबाशी देना, ठीक है। तो हम सारी की सारी शाबाशी जो है ना ये सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को नहीं दे सकते। तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या सच में मतलब सारा का सारा हम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को दे दें। नहीं, अब मेरी थोड़ी सी बात समझो। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल से बहुत पहले, शायद उनसे भी पहले कोई किया होगा, लेकिन हम बात करें सबसे पहले ना, न्यूटन्स थे। कौन थे सर? न्यूटन्स। न्यूटन्स ने लगभग 1665 में ही ये बता दिया था कि लाइट जो हमारी है वो जो उन्होंने विजिबल लाइट की डिस्कवरी करी थी। कैसी लाइट की डिस्कवरी करी थी? विजिबल लाइट की उन्होंने डिस्कवरी करी थी भाई, जिसको आप वेव गियर के नाम से जानते हो। समझो, देखो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं ये, बड़ा मजा आएगा आपको कि अच्छा सर ऐसा था क्या। तो उन्होंने सर कहा विजिबल लाइट की उन्होंने डिस्कवरी करी, कब? लगभग 1665 की बात की है। और इसी समय इनके एक मतलब इन्हीं के साथ के, इनके साथ ही नहीं कह सकते, दोनों में काफी ज्यादा रिवल चलता था। तो इनके साथ थे हाइगन्स, दोनों में काफी ज्यादा रिवल। क्यों? ये कहते थे सर लाइट हमारी एज अ पार्टिकल है न्यूटन्स, और हाइगन्स कहते थे नहीं नहीं सर वो तो हमारी एक वेव है। फिर फाइनली न्यूटन्स को रियलाइज हुआ, हाँ उनको भी लगता था ऐसा, ठीक है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वाले वेव ऑप्टिक्स में बात करेंगे। तो उन्होंने विजिबल लाइट की डिस्कवरी करी न्यूटन्स ने। न्यूटन्स के पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, बट जो श्रेय जाता है वो न्यूटन्स को जाता है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट आपको पता है, आप किस नाम से जानते हो? वेव गियर। देखो ध्यान समझो, बहुत ईजी चीज है, बहुत मजा आएगा। आप तुरंत सारे के सारे जो ना जितने भी हम यहाँ से ना, हमारे यहाँ से एक स्पेक्ट्रम आने वाला है, ईएम वेव स्पेक्ट्रम। तो आप इस स्पेक्ट्रम को समझ लोगे। तो हमने कहा सर विजिबल लाइट की डिस्कवरी करी थी। विजिबल लाइट में बेसिकली उन्होंने कितनी चीजें बताई थी? वेव गियर उन्होंने बताया था। तो वी, ये आपका है वी, ये आपका है आई, वीब, जी, वाई, ओ, आर। उन्होंने बताया ये आपका वी, आई और बी, वीब, ग्योर, है ना, यही होता है ना, जी, वाई, ओ, आर। ये बताया उन्होंने। दैट मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये आपका रेड, ये बताया उन्होंने। ये तो उन्होंने बता दिया। कब बता दिया? 1665 में। अब लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई, मतलब क्यूरियोसिटी, लोगों मतलब साइंटिस्ट को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि सर क्या इस विजिबल लाइट के अलावा भी सर और कोई लाइट हो सकते हैं? समझ रहे हो कितनी मजेदार बात है।
कितना मस्त उन्होंने सोचा कि अच्छा सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या इस विजिबल लाइट के अलावा भी कि क्या कोई और दूसरे वेवलेंथ की क्या और दूसरे वेवलेंथ की क्या हमारी लाइट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो उसके बाद इन न्यूटन्स महाशय के बाद, मतलब ठीक है, इनके बाद न्यूटन सर के साथ बाद क्या है, एक बढ़िया साइंटिस्ट है, इनका नाम था हर्शल, विलियम हर्शल। विलियम हर्शल, ठीक है, SHR हर्शल, SHELL हर्शल, है ना, विलियम हर्शल। तो लगभग काफी सालों बाद, लगभग 1800 के आसपास, है ना, इन्होंने 1800 के आसपास इन्होंने इंफ्रारेड का डिस्कवरी किया। इंफ्रारेड, इन्होंने इंफ्रारेड की डिस्कवरी करी। और देखो, पता है मजेदार बात क्या है, न्यूटन ने तो ये बता दिया कि हाँ सर ये हमारी विजिबल लाइट है। तो अब जो इंफ्रारेड की जो डिस्कवरी हुई ना, ठीक है, तो जो हर्शल थे ना, उन्होंने ये सोचा, उन्होंने देखो ये नहीं सोचा, उन्होंने इसके बाद का नहीं सोचा, इसके सॉरी इसके पहले का नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि क्या रेड, मतलब कि हमारी जो रेड कलर की जो लाइट है, और अब आपको पता है कि रेड कलर की पर्टिकुलर कोई एक वेवलेंथ होती है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो उन्होंने ये देखा कि क्या इस वेवलेंथ से भी बड़ा कोई हमारा रे है। बात समझो, आपको पता होना चाहिए, जब आप क्लास 9 में, सॉरी जब आप क्लास 10 में पढ़े थे, ठीक है, तो विलियम हर्शल ने क्या सोचा कि भाई क्या रेड कलर के बाद भी, रेड कलर की लाइट के बाद भी कि क्या हमारी कोई और रे हो सकती है। तो उन्होंने इंफ्रारेड रे को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया? इंफ्रारेड रे को डिस्कवर किया। तो रेड के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मिलेगा। बात को ध्यान समझो। अच्छा, फिर उसके जस्ट एक साल बाद, इसके जस्ट एक साल बाद, है ना, इनके डिस्कवर करने के इंफ्रारेड रे के, देखो बात समझो, आपने क्लास 10 में ये पढ़ा था ना कि जो हमारी रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, बात यहां से दो बात समझना, वेवलेंथ, हम क्या बात करते हैं? बात करते हैं वेवलेंथ की। देखो दो चीजें होती हैं, वेवलेंथ और एक होती है फ्रीक्वेंसी, है ना, एक होती है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया कि लेंथ, मतलब किसी हम लेंथ की बात करें, जैसे हमने कहा सर मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो उसको टी समय लगा, और हमने देखा कि इसकी जो वेवलेंथ है वो, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी वेवलेंथ कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ना, ये इसकी क्या है, ये इसकी वेवलेंथ है, हम इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी कि भाई पर्टिकुलर सेकंड में कितनी बार ये टर्न करे। जैसे मान लो हमने कहा कि सेम उसी टाइम में हमने टी टाइम में ही मान लो हमने ऐसे कहा यहां तक, है ना, देखो यहां तक, ठीक है। तो अब इसकी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, समझ लो। तो क्या होता है, रिलेशन क्या होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, कि अगर वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो अब ऐसी बात है सर, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे? कम होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ देखो क्या होगी? छोटी होगी। यहां से यहां तक आपकी एक वेवलेंथ, यहां से यहां तक देखो आपकी एक वेवलेंथ, है ना, यही तो होता है ना। दो बातें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में यही होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये समझना है ना, यहां से हमें देखो क्या समझना है कि जिनकी वेवलेंथ, यानी कि जिस रे की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सर कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि वेवलेंथ ज्यादा, भाई हम बार बार उसी चीज को बोल रहे हैं। अच्छा, यहां से एक बात आपको और बतानी थी, हमें मिटा दिए, ठीक। मान लो यहां तक हमने किया पर्टिकुलर किसी टी टाइम में, और एक दूसरी रे है जो इतने ही टाइम में जो है कई बार जो है वेवलेंथ बना दिया। मान लो यहां से यहां तक देखो एक, और फिर यहां से यहां तक दो, समझ लो। तो इसकी देखो, इस वाले रे की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। अच्छा, अब दो बातें समझना है। अगर फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा हुई तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्या मजेदार बात है। इसका मतलब ये है, आपको ये बात यहां से पता चली कि आपको पता है सर कि हमारी रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, वो क्या होती है एज कंपेरिजन टू वायलेट, या जिसको हम पर्पल कलर भी बोलते हैं, उसके कंपेरिजन में रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो अगर बच्चे रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए वॉयलेट वाले कलर के पास रेड कलर से ज्यादा एनर्जी होती है। और सिमिलरली जब आप फिर इसी सीरीज में आप इधर की तरफ आप चलोगे तो आपको यहां पर मिलेगा यूवी रे के बाद मिलेगा आपको एक्स रे, और एक्स रे के बाद मिलेगा गामा रे। तो गामा रे की जो बच्चे वेवलेंथ होगी वो और कम होगी। बात समझो।
गामा रे की जो वेवलेंथ होगी ना भाई, अगर गामा रे की अगर वेवलेंथ अगर कम नहीं होती तो फिर हम इसको बहुत दूर तक भेज सकते थे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हम क्या कर सकते, मतलब यहाँ बैठे हैं और आपके घरों में ये लोग गामा रे हमने घुसा दिया, मतलब आप मेरे से बहुत ज़्यादा जो है हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हो और आपको आपके घर में, तो समझ रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखो बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ये वाइब्रेशन करेगा, तो बहुत ज़्यादा अगर वाइब्रेशन करे दैट मीन्स इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, अभी हम ये पढ़ेंगे, आपको पहले ही बता दिए। चलो, तो ये बात आप ध्यान रखना कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ना उसकी एनर्जी काफी कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। क्लियर है? हम कह रहे हैं सर आप जो है एक आप दो बच्चे हो, एक बच्चा जो है एक बार में 50 मिनट मतलब एक मिनट में 50 बार उछल पा रहा है, और मान लो एक दूसरा बच्चा एक मिनट में 100 बार उछल पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि वो दूसरे वाले बच्चे की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो दैट मीन्स उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। सिंपली लॉजिक लगा करके सोचो, कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, एकदम नहीं सोचना है। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, तो उन्होंने जो विलियम हर्शल थे उन्होंने 1800 में इंफ्रारेड रे को उन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने सोचा कि अच्छा क्या सर ये रेड वाले रीजन के बाद भी हमें कोई रे मिल सकती है? हाँ, तो उन्होंने डिस्कवर किया इंफ्रारेड रे को उन्होंने डिस्कवर किया। तो अगर ऑब्वियस बात है इंफ्रारेड है तो इसकी वेवलेंथ इस आर से भी क्या होगी, और ज्यादा होगी। देखो हमें जो है ना ज्यादा वेवलेंथ की हमें रे की जरूरत चाहिए होगी, ताकि हम अपने आवाज को ज्यादा दूर तक फैला सके, मतलब रेडियो सिग्नल्स को हम ज्यादा दूर तक भेज सके। तो अभी जो है इंफ्रारेड का डिस्कवरी हो गया। किसने किया? विलियम हर्शल ने किया। कहानी की तरह सुनो। अब इनसे इंस्पायर्ड होकर के एक और हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था जॉन विल्हेम राइटर कहेंगे, रिटर कहेंगे, आप ये समझ लेना। जो है जॉन विल्हेम रिटर, RITTER होगा, जॉन विल्हेम रिटर। जस्ट 1801 में बच्चे इन्होंने देखो इन्होंने क्या सोचा कि अच्छा सर आपने जो है अगर आपने रेड वाले के बाद का अगर आपने खोजा है ना तो हम वायलेट वाले के बाद का खोजेंगे। समझ रहे हो? जॉन विल्हेम रिटर ने इन्होंने सोचा कि अच्छा सर ये जो सर थे तो इन्होंने सर रेड वाले के बाद इन्होंने खोजा, इंफ्रारेड खोजा, तो हम ऐसा करते हैं कि हम वायलेट वाले के पहले खोज लेते हैं। इन्होंने ये सोचा कि क्या वायलेट यानी कि पर्पल कलर के पहले भी क्या हमारा कोई रे होगा? तो हाँ होगा। उन्होंने कहा सर यूवी रे। क्या कह दिया उन्होंने? अल्ट्रा वायलेट रे। नाम सुने ना, अल्ट्रा वायलेट रे, ये उन्होंने कह दिया। अब बात समझो, अगर ये अल्ट्रा वायलेट रे है बच्चे, तो देखो इस वाले को हम लोग बोलते हैं विजिबल रे, है ना, ये आपको दिखाई देती है। यही आपको रे क्या हो, यही आपको जो ये सारी होगी ना जो विगोर वाली टाइप से हमने लिखा है ना, यही वाली रे आपको दिखाई देगी, बाकी इधर वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी, है ना। इंफ्रारेड आपको नहीं दिखाई देगा, अल्ट्रा वायलेट रे नहीं दिखाई देगा। वो बात की बात है। अब हम उसको फिर यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रे और फिलहाल अभी आते हैं उस पर हम लोग नई बात डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग ये डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट यहां से देखो क्या है ना कि सर फिर यहाँ पर सर मैक्सवेल का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो मैक्सवेल ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टर्म दिया, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया। अभी तक जो लगभग देखो आप ये देखोगे कि 1800 में ही इन्होंने मतलब लगभग मैक्सवेल से बहुत साल पहले विलियम हर्शल ने जो है इंफ्रारेड डिस्कवर किया। फिर जॉन विलियम रिटर ने 1801 में जो है अल्ट्रावायलेट रे का इन्होंने डिस्कवरी कर दिया। तो अब भी आपने देखा था कि मैक्सवेल वाला तो टाइम सर काफी आगे है, लगभग 1867 के आसपास है ना, समझ लो। तो इसके पहले ये सब डिस्कवरी तो हो रही थी, ये पहले सब रे की डिस्कवरी तो हो रही थी, लेकिन इनको कोई पर्टिकुलर नाम ये बोल रहे थे, हाँ ठीक है रे है, इनको कोई ईएम वेव नहीं बोला था। इनको ये नहीं पता था कि अच्छा इसके साथ साथ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये नहीं कोई जानता था। वो बताने वाले थे हमारे सर कौन से, ये विलियम जो हमारे मैक्सवेल हैं, है ना, सॉरी जेम्स मैक्सवेल, ये मैं जो अरे क्या नाम है इनका, मतलब बड़ा अजीब नाम है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हैं, ये उन्होंने बताया। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, है ना। बोरिंग तो नहीं हो रहे हो ना? चलो देखो फिलहाल जल्दी से हम लोग फिनिश करते हैं इस कहानी को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कहानी बढ़ी, फिर इनके बाद लगभग बहुत सालों बाद लगभग फिर आए हमारे ये हीरो, इस हमारे चैप्टर के हीरो क्या, मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है। तो ये लगभग इन्होंने 1867 में बताया कि सर इन्होंने यहां तक की कहानी सुन ली होगी, ऑब्वियस बात है बच्चे, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो उन्होंने यहां तक की कहानी तो पढ़ ली होगी। अच्छा सर अल्ट्रावायलेट रे जो है डिस्कवर हो चुका है, विजिबल रे सर जो है न्यूटन साहब ने उन्होंने ये डिस्कवर किया, इंफ्रारेड भी डिस्कवर हो गया, और इंफ्रारेड से ये पता चला कि अच्छा इसकी जो वेवलेंथ है इस रेड वाले से थोड़ी सी ज्यादा है और अल्ट्रावायलेट से तो और कहीं ज्यादा है। तो इनको ये कहीं ना कहीं बात लगा कि हमारे इस यूनिवर्स में, मतलब हमारे इस अर्थ पे, यूनिवर्स की तो बात फिलहाल शायद वहां पे कुछ और चीज हो जाए, तो हमारी इस अर्थ में कुछ ऐसी भी रे होंगी जिनकी वेवलेंथ इससे भी ज्यादा होगी।
समझ रहे हो, जिनकी वेवलेंथ इससे भी ज्यादा होगी। तब यहाँ पे फिर इनका सर जो है वो दिमाग काम किया, मैक्सवेल ने ये कहा कि मतलब कुछ ऐसी भी हमारी रे होंगी जो इनसे भी ज्यादा क्या होंगी, लॉन्गर वेवलेंथ की होंगी, है ना। लॉन्गर मतलब जिसकी जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गर देन किससे होगी, इंफ्रारेड से ज्यादा होगी। इन्होंने ये सोचा, तब वहां पे इनका, इसीलिए इनको बेसिकली ये कहा गया कि मतलब इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया कि जब रे जो हमारी जो ट्रेवल कर रही है ना, तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक हमारी फील्ड भी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। इसलिए उनका नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसलिए इनका इस चैप्टर के जो हीरो है ना हमारे, वो मैक्सवेल सर हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं, तो ये केवल इनकी जो कॉन्सेप्ट है ना, केवल एकदम थ्योरेटिकल थी, ये बस केवल जो है ना प्रिडिक्ट किए थे, इन्होंने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्टेड दैट, है ना, प्रिडिक्ट किया। हाँ, लेकिन मैथमेटिकली टर्म पे उनको प्रूव भी किया। फैक्ट बात इन्होंने कही, एकदम एकदम फैक्ट बात कही, मजेदार बात कही। ठीक है, प्रिडिक्टेड दैट, क्या इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ऐसे कह लो, प्रिडिक्टेड दैट ए लाइट रे दैट longer than infrared ray, क्योंकि यहां तक इनको कहानी पता थी। ये पूरी हिस्ट्री है, मतलब ऐसा एक बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको इस वाले इन सब बुक में नहीं देखने को मिलेगा, समझ रहे ना। ये अलग ही नोट्स है, मस्त नोट्स बनाया गया, आप डाउनलोड कर लोगे, आपको ये सब सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ ठीक है ना। तो इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, इवन कोई डिस्कवर नहीं किया, हाँ बस, बट ये श्योर थे कि ऐसा होगा। फिर इनकी बात जो है पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे इंडिया के भी एक साइंटिस्ट थे, जेसी बोस, जिनको आप किस नाम से जानते हो, जेसी बोस, जिनकी आपने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी, वो पौधे वाली ना, जगदीश चंद्र बोस, है ना। बट इनका नाम पता नहीं क्यों नहीं लिया जाता। तो जो हर्ड से, जो हमारे हेनरिक हर्ड थे, इनसे पहले इन्होंने जो है इन्होंने एक वेव डिस्कवर किया। ठीक है, इन्होंने एक वेव डिस्कवर किया, या कह लो प्रोड्यूस किया, लगभग 1885 में इन्होंने एक वेव प्रोड्यूस किया इन्होंने, जिसकी वेवलेंथ काफी कम थी, 5 to 25 मिलीमीटर थी, बहुत कम थी। ठीक है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैंने मतलब बहुत सारी चीजें देखी, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, है ना, बट इसमें ऐसा कुछ स्पेशल, ऐसा कुछ इनका कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा, जो भी रीजन रहा हो। और फिर जस्ट इनके बाद, जेसी बोस के बाद, है ना, जगदीश चंद्र बोस के बाद, फिर जस्ट ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, जस्ट इनके बाद जेसी बोस के बाद फिर हमारे आए हेनरिच हर्ट्ज, जिनका आप नाम जानते हो, हेनरिच हर्ट्ज, HER, भाई TZ वाले, हर्ट्ज वाले, है ना, फ्रीक्वेंसी वाले, भाई हाँ भाई, ये वही सर है। तो इन्होंने फाइनली कंफर्म किया, इन मैक्सवेल की थ्योरी को इन्होंने कंफर्मेशन दे दिया बाई एक्सपेरिमेंटली। ये आपका एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ना। तो इन्होंने कंफर्मेशन दे दिया सर कि हाँ, जो मैक्सवेल ने जो कहा है सर, वो एकदम 110% सही है। कब किया इन्होंने कंफर्मेशन? 1887 में। तो इसलिए हम हेनरिक हर्ट्ज को EM वेव का मतलब एज अ इन्वेंटर मानते हैं। उन्होंने तो, मैक्सवेल ने तो केवल वो बताया ना, प्रिडिक्ट किया, लेकिन जो सच में जो बताया कि हाँ ऐसा है, और इन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। इन्होंने लगभग जो है 6 मीटर वेवलेंथ की इन्होंने मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट किया, और उसको क्रिएट भी किया और उसको रिसीवर के थ्रू ऑब्टेन भी किया। जैसे कि हम और आप आज के समय में अपने फोन से आप एक दूसरे की आवाज को रिसीव कर पाते हैं, ऐसा उन्होंने किया लगभग 1887 में। तो यहां से ये कंफर्म हो गया हाँ सर कि हमारी जो EM वेव है एग्जिस्ट करती है। EM वेव एग्जिस्ट कैसे? तो बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट, है ना। इन्होंने एक वेव बनाया, लगभग 5 मीटर लंबा वेव बनाया, और उसको उन्होंने रिसीव किया एज एक रिसीवर के थ्रू। फिलहाल वो जो कहानी होगी वो होगी, बात की बात है, लेकिन हुआ। फिर फाइनली इनके बाद एक और हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिनको आप जानते हो, एज आपने इनका एक जनरल नॉलेज भी पढ़ा होगा कि रेडियो के इन्वेंटर कौन थे? तो माइक्रोनी, है ना। रेडियो के इन्वेंटर थे सर माइक्रोनी। लगभग इन्होंने 1800 तक की बात है ये, 1800 आप ये थोड़ा सा सर्च कर लेना, 1800 लगभग 87 के बाद ही होगा, ये थोड़ा सा आप देख लेना, है ना। तो माइक्रोनी ने लगभग जो है इनको जो है रेडियो का इन्वेंटर माना जाता है, और इन्होंने एक ऐसा EM वेव बनाया जो लगभग 240 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी लोग इस वेव को, इस साउंड को सुन सकते थे।
इन्होंने ऐसा बनाया है ना। एक इंग्लिश चैनल बोला जाता है, इंग्लिश चैनल मतलब कि एक ऐसा ओशियन, मतलब एक ओशन का एक ऐसा पार्ट जो किसी दो रीजन को सेपरेट करता हो। तो उन्होंने अपने इस ईएम वेव को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उस इंग्लिश चैनल के इस पार से इस पार ना प्रोड्यूस किया था, यहाँ पर प्रोड्यूस किया और यहाँ पर उसको इन्होंने रिसीव किया था। इंग्लिश चैनल लगभग 240 किलोमीटर की विड्थ की एक कोई मतलब एक ऐसे समझ लो कि ओशियन के बीच में कहीं ऐसे दो रीजन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ करके इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया और यहाँ पर रिसीवर लगा करके इन्होंने इसको ऑब्टेन भी कर लिया, और उसी समय से फिर हमारे रेडियो कम्युनिकेशन की शुरुआत हो गई। ठीक, देखो मजे की बात क्या है ना, यहाँ तक अभी भी हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जे थॉमसन याद है ना, जे थॉमसन, तो उन्होंने लगभग कब किया था, लगभग 1800 नहीं, कब किया था भाई, 1897 के आसपास। ठीक है, तो ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई है ना। माइक्रोनी ने जो है रेडियो का डिस्कवर किया और वहाँ से फिर हमारे रेडियो का मतलब एक स्टार्टिंग हो गया। और देखो फिर इंफ्रारेड के बाद फिर और भी हमारी फिर जो है रेडियो वेव फिर खोजी गई। इंफ्रारेड के बाद फिर क्या, अच्छा एक मिनट, इंफ्रारेड के बाद एक हमारा और आया, माइक्रोवेव आया। माइक्रोवेव आया जो कि रेडियो वेव से, जिसकी जो वेवलेंथ थी ना वो थोड़ी शॉर्ट थी, शॉर्ट रेडियो है ना, शॉर्ट रेडियो वेव इसको हम बोलते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव। अब फिर माइक्रोवेव के बाद फिर हमारा आया रेडियो वेव। रेडियो वेव है जिसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी थी, है ना, लॉन्ग, जिसको हम कह सकते हैं कि लॉन्ग वेवलेंथ की, जिसकी समझ रहे हो। तो जैसे जैसे हमारी देखो रे इधर की तरफ हमारी जो डिस्कवर होती गई, इनकी वेवलेंथ क्या थी, ज़्यादा थी। और वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम जो आवाज़ का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे वो काफ़ी दूर दूर तक कर सकते थे, हैं। उसके बाद फिर इधर वाले में फिर जब लगभग जब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई तो फिर आपने फिर पढ़ा होगा कि अल्ट्रावायलेट रे के बाद फिर हमारा क्या हुआ, फिर हमारा जो है एक्सरे डिस्कवर हुआ, एक्सरे, है ना, एक्सरे डिस्कवर हुआ। और सबसे लास्ट में जो हमारा है गामा रे डिस्कवर हुआ। गामा रे नाम सुनकर के ही डर लगना चाहिए, गामा रे है ना, ये चीज़ों को पेनिट्रेट कर सकता है। जो भाई देखो गामा रे लगभग ये 1900 के आसपास डिस्कवर हुआ। फिर गामा रे डिस्कवर होने के बाद फिर भाई जो एटॉमिक बॉम्ब बनाए गए हैं, फिर उन ये सब सारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब याद है ना आपको, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। तो गामा रे, ठीक है, लगभग 1900 के आसपास। तो देखो यहाँ से एक बात याद रखनी है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे में आपकी ये जो है इतनी चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद इंफ्रारेड रे, उसके बाद हमारी माइक्रोवेव रे जिसको हम शॉर्ट वेव रेडियो वेव भी कहते हैं, और फिर हमारा लास्ट में है रेडियो वेव जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद एक और हमारा है लॉन्ग वेव है, ये फिलहाल बात की बात है, बट यहाँ तक हमें ध्यान रखना है कि रेडियो वेव। अब देखो गामा रे है ना, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, समझ रहे हो। आप जब भी फिगर देखोगे तो जब गामा रे का जो ऊपर के जो पास जो फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ बनाई हुई ना, कुछ ऐसे बनाई होगी, समझ रहे हो, ऐसे बनाई गई होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत क्या है, कम है, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फिर इस एक्स रे की जो देखो जो वेवलेंथ होगी वो गामा रे के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी, और इसकी एनर्जी थोड़ी एक्स रे के कंपैरिजन में कम होगी। अल्ट्रावायलेट रे की और कम होगी, विजिबल वाले की और कम होगी, इंफ्रारेड की एनर्जी और कम होगी, लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होगी। जो हमारी जो शॉर्ट वेव रेडियो वेव है, या फिर जिसको हम लोग माइक्रोवेव कह रहे हैं, इसकी वेवलेंथ और ज़्यादा होगी। और सबसे लास्ट हमारी जो होगी वो हमारी होगी रेडियो वेव, जिसके थ्रू हमारा जो टेलीविज़न का आवाज़ या फिर जो रेडियो का आवाज़ है जो हम सुन पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको एक याद रखने का एक सिंपल सा तरीका देखो है, क्या है बता देते हैं। यही आता है एग्जाम में, ठीक है, कि ये बहुत सारा रेज दे देगा। इसी को हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यही जो हमारी है ना स्पेक्ट्रम, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, ये हमारा गामा रे बना, है ना, गामा, इसको ऐसे लिखो, गामा रे है, ठीक है। ट्रिक आपको बता देते हैं, एक मिनट इसको पहले लिख ले अच्छे से। देखो तो कुछ ऐसा हमारा होगा, है ना, आपको ये सब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, आप थोड़ा सा पीडीएफ में, है ना। तो कोशिश करेंगे हम चीज़ डालने की, बट ऐसा ये नहीं होता है, ये मतलब ये बेसिकली खुद से देखो। अगर मेरे ख्याल से अगर मेरी बातों को यहाँ तक अगर आपने ध्यान से अगर यहाँ तक सुना होगा ना, तो आपको इस शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी हम बता देते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी जैसे 4-5 रेज दे देगा और बोल देगा कि चलो जो है इसको वेवलेंथ के
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, या फिर वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, या फिर किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो आपको पता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी बच्चे। देखो कि अगर हमने कहा सर अगर हम ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी वेवलेंथ होती है ना, देखो बढ़ती है। देखो वेवलेंथ बढ़ रही है तभी तो हम एज अ रेडियो वेव को एज अ रेडियो वेव की तरफ, भाई हमें बहुत ज़्यादा दूर तक आवाज़ को फैलाना है ना, एक सिटी से दूसरे सिटी तक, समझ रहे हो। तो हम रेडियो वेव की हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी ना वो इंक्रीज होगी, दैट मीन्स जो लैम्डा होगी वो इंक्रीज करेगी। लैम्डा क्या करेगी, नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी। लैम्डा क्या करेगी, नीचे की तरफ आएंगे तो इंक्रीज करेगी। अच्छा, अब अगर वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रही है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी, समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी हमारी जो होगी ना वो क्या होगी, वो हमारी डिक्रीज होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, यानी कि हमारी जो एफ होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है, एफ हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अब कहने का सीन क्या है कि गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे वो क्या होगी, देखो फ्रीक्वेंसी हम कह रहे हैं कि अगर सर इसकी अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, बात कहीं अपनी कॉपी पर लिख लो खाली जगह पर, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उसकी एनर्जी सबसे पावरफुल होती है। गामा रे हमारा सबसे, इस हमारे पूरे ईएम वेव्स का ये हमारा एक किंग है, ये किंग सबसे राजा आदमी है ये, समझ रहे हो। इसके पास बहुत ज़्यादा हायर पावर है, तभी तो अल्फा बीटा गामा ये सब पढ़े हो ना। जब एटॉमिक बॉम्ब हमारा जब एक्सप्लोड होता है तो गामा रेज निकलती है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, पेंट्रेट कर देती है बॉडी को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हमने कहा सर रेडियो वेव। अब इसको देखो याद रखने का तरीका क्या है, तो ये बेसिकली ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। देखो ये चीज़ है ना, इस विजिबल रे में हम बस हमारी ये जो विजिबल रेज में हमने कहा सर हमारी 7 चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये हमने कहा सर सबसे पहले हमारे क्या होता है, वायलेट, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट के बाद फिर क्या स्टार्ट होगा आपका, वायलेट, जिसकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंडिगो की, ब्लू की, ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेड की होगी। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी रेड की सबसे कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी कम है दैट मीन्स रेड की एनर्जी भी कम है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। और वायलेट की एनर्जी क्या होगी, एज इसके कंपेरिजन में वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और इसकी वेवलेंथ कम है, समझ रहे हो। तो इसको देखो याद रखने का तरीका क्या है, ऐसे याद रखने का, ऐसे याद रख लेना। देखो जैसे जी फॉर आपका हो गया गाड़ी, ठीक है ना, और एक्स यू वी, समझ रहे हो, एक्स यू वी गाड़ी, एक्स यू वी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, आई से ऐसे कर लो, गाड़ी एक्स यू वी हो गया, और आई एम आर, ठीक है। आई एम आर जानते हो ना, आई एम आर, ठीक है। तो कुछ ऐसे आप याद रख लो, आई एम आर, चाहे आप जैसे बना लो, है ना, बढ़िया सा चीज़ है। या फिर मेरे ख्याल से आप ये चीज़ हो गया ना, गाड़ी एक्स यू वी, ठीक है ना, गामा रे, एक्स मतलब एक्स रे, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, वी मतलब विजिबल रे, और आई मतलब इंफ्रारेड, एम मतलब माइक्रोवेव, और आर मतलब रेडियो वेव। ये ट्रिक है थोड़ा सा याद रखने का। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया आपको कहीं चीज़ें मिली होंगी। ये जो मैंने आपको जो सारी की सारी जो चीज़ें बताई हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, है ना। और अच्छी लगी तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी दिखाओ कि हाँ भाई देखो, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही है समझने में। कुछ बच्चे तो डरते हैं सर, ईएम वेव के नाम से ही डरते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा सर क्या है, मतलब साइंटिस्ट लोग देखो कितने मजे से खेल रहे होंगे ईएम वेव के साथ, और हम लोग यहाँ देखो जो है डरे बैठे समय पढ़ेंगे, अरे क्या क्या हुआ ईएम वेव के साथ। ये सारी बातें हुई ईएम वेव के साथ, मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, कितनी मस्त सी चीज़ है। नहीं, ये भाई 2 साइंटिस्ट लगे थे इसके पीछे। ये सबसे पहले तो इसको तो इन्होंने न्यूटन ने डिस्कवर कर दिया, फिर बाद में फिर ये है ना, फिर अब और भी फिर डिस्कवर किया जाने लगा कि अच्छा ऐसी और भी रे है, ऐसी और भी रे है, फिर आप इनके बाद डिस्कवर करो कि ऐसी और भी रे है। ठीक है, तो ये है, मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से सोचने का तरीका आपको ऐसा होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में कहानी आई होगी। कहानी है बच्चे, ज़्यादा कुछ नहीं समझना, ज़्यादा देखो दिमाग एकदम नहीं लगाना, बस आपको हेडफोन अपना लगाना है और स्टार्ट हो जाओ, है ना, सुनो मस्त, आपको मजा आ जाएगा, कहोगे अच्छा सर ऐसा सब हुआ था। चलो मिलते बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थोड़ा सा हमारा छोटा सा चैप्टर है, तो ये हमने फर्दर बात कर ली, अपने एक्स्ट्रा टॉपिक की बात कर ली, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि बताओ कौन सी रेक का पहला जो है किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये सब बातें मज़ेदार सी बातें थी, हमने कर ली हैं, और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ना आप ख्याल रखो अच्छे से, ठीक है। चलो।